दमित्री मेंडलीव अपनी स्टडी टेबल की मध्यम रोशनी में बैठे थे। उनके एक हाथ में संस्कृत व्याकरण की एक शीट थी और दूसरे में केमिस्ट्री के अधूरे रिसर्च पेपर्स। उन्होंने बड़ी सावधानी से दोनों कागजों को टेबल पर एक दूसरे के समानांतर रखा। उनके मन में एक गहरा विचार चल रहा था। जिस तरह संस्कृत की पाणिनि व्याकरण में ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने उनके उच्चारण के आधार पर एक सटीक क्रम में व्यवस्थित किया था, क्या प्रकृति के तत्व यानी एलिमेंट्स भी इसी तरह किसी छुपे हुए एक पैटर्न में बंधे हो सकते हैं। एक और दमित्री मेंडलीव की वह अधूरी पीरियोडिक टेबल थी जिसके रिक्त स्थान किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर उनके सामने बिछे थे महेश्वर सूत्र, जिन्हें शिव सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये केवल ध्वनियां नहीं बल्कि संस्कृत व्याकरण के मूल स्तंभ हैं, जिन्हें महान व्याकरण पाणिनि ने अपनी काव्य कृति अष्टाध्यायी में पिरोया था। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया था तो उससे प्रकट हुई इन दिव्य ध्वनियों ने भाषा के गणितीय ढांचे को जन्म दिया। जिस प्रकार महेश्वर सूत्रों में ध्वनियों को एक विशिष्ट क्रम और वैज्ञानिक समूह में व्यवस्थित किया गया है, ठीक उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर दमित्री मेंडलीव ने तत्वों को उनके एटॉमिक वेट के आधार पर सजाना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें आभास हुआ कि केवल वजन प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। मेंडलीव ने अनुभव किया कि जिस प्रकार महर्षि पाणिनि ने ध्वनियों को ऐसी संरचना में बांधा कि वे केवल व्याकरण सम्मति न हो बल्कि उच्चारण में भी पूर्णतः प्राकृतिक हो, वैसे ही व्यवस्था ब्रह्मांड के तत्वों में भी होनी चाहिए। पाणिनि ने ध्यान रखा था कि सूत्रों से ऐसे शब्द ना बने जिनका उच्चारण असंभव हो। ठीक वैसे ही मेंडलीव चाहते थे कि उनकी आवर्त सारणी ऐसी हो जो केवल उन्हीं कंपाउंड्स को अनुमति दे जिसका अस्तित्व ब्रह्मांड में संभव है। मेंडलीव के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा शिव सूत्रों की द्विआयामी यानी 2 डायमेंशनल बनावट थी। जिस प्रकार महेश्वर सूत्रों में वर्णों को उनके उच्चारण स्थान जैसे कंठव्य, तालव्य और प्रयत्न जैसे अल्प प्राण, महाप्राण के आधार पर एक ग्रिड में रखा गया है, मेंडलीव ने भी तत्वों को ग्रुप्स और सीरीज में विभाजित किया। बाद में इन्हीं सीरीज को पीरियड्स कहा गया। केवल यही संरचना उन्हें यह समझाने में मदद कर रही थी कि एक ही ग्रुप के तत्वों के रासायनिक गुण समान होने चाहिए, भले ही उनके भार में विसंगति हो। महेश्वर सूत्रों को पढ़ते समय मेंडलीव ने देखा कि पाणिनि एक समूह के वर्णों को एक साथ रखते हैं, लेकिन व्याकरणिक आवश्यकता के अनुसार उनके क्रम में लचीलापन भी रखते हैं। इससे प्रेरित होकर मेंडलीव ने परमाणु भार की तुलना में आइसोमॉर्फिज्म, केमिकल प्रॉपर्टीज और एम्पिरिकल फॉर्मूला को अधिक महत्व दिया। इसी साहसिक निर्णय के कारण उन्होंने टेलुरियम को आयोडीन से पहले रखा, क्योंकि टेलुरियम के रासायनिक गुण उस समूह से मिलते थे, जबकि टेलुरियम का एटॉमिक वेट आयोडीन से ज्यादा था। इसी तरह कोबाल्ट को भी निकेल से पहले स्थान दिया, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक वेट निकल से ज्यादा था। मेंडलीव केवल संख्याओं के पीछे नहीं भाग रहे थे, वे एलिमेंट्स के कैरेक्टर को पहचान रहे थे। और इसी कॉन्फिडेंस के कारण उन्होंने कई अज्ञात तत्वों के लिए अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ी और उनका नामकरण संस्कृत के उपसर्गों जैसे एका, द्वि के साथ किया। उदाहरण के लिए उनके द्वारा बताए गए एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम बाद में क्रमशः जर्मेनियम और गैलियम के रूप में खोजे गए। दशकों बाद जब हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर का सिद्धांत दिया, तब यह प्रमाणित हो गया कि मेंडलीव के वे साहसिक निर्णय जो उन्होंने महर्षि पाणिनि की संस्कृत की तार्किक संरचना से प्रेरित होकर लिए थे, वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही थे। यही प्राचीन भाषाई ज्ञान और आधुनिक रसायन विज्ञान का एक अद्भुत मेल था।